आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं नेट जेआरएफ के केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर आधारित है। हम देखेंगे कि बिना किसी गहरे नॉलेज के, बिना किसी डीप नॉलेज के और बिना किसी लंबे चौड़े डेटा को याद किए हुए भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। इसमें पूछा हुआ है कि 19F NMR में कुल कितने सिग्नल्स होंगे सैटेलाइट्स को शामिल करते हुए। देखिए, जो सैटेलाइट्स होते हैं उसका मतलब वो है कि मेन सिग्नल के आसपास जो छोटे सिग्नल्स होते हैं उनको हम सैटेलाइट्स के नाम से पुकारते हैं। तो सबसे एक भी चीज़ और इसके अंदर दी हुई है कि 129 जेनॉन का I इज इक्वल टू हाफ है और उसका जो एबंडेंस या लब्धता है या प्रकृति में जो उसकी बहुलता है वो 26% ही है। इसका ये अर्थ है कि जो 74% का परसेंटेज जेनॉन होगा वो फ्लोरीन के साथ कपल नहीं करेगा, इंटरैक्ट नहीं करेगा, उसका न्यूक्लियस का युग्मन या कपलिंग नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो 74% जो फ्लोरीन है वो एक मेन सिग्नल, एक सिंगलेट देगा। अब जो इसमें सैटेलाइट आएगा वो सैटेलाइट इसलिए आएगा कि 129 जेनॉन जिसका आई का मान है हाफ और जिसकी एबंडेंस है 26% प्रकृति के अंदर, वो 26% जेनॉन फ्लोरीन के साथ इंटरैक्ट करेगा या कपल करेगा। एक फॉर्मूला ये है 2Ni+1। इसमें n है नंबर ऑफ जेनॉन, इसके अंदर वो है एक ही जेनॉन है। एक और बात इसमें है कि जेनॉन का फ्लोरीन के साथ एक प्लानर पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनता है। ये सारे फ्लोरीन जो हैं इस तरह से सिमेट्रिकली जुड़े हुए हैं और सारे के सारे फ्लोरीन एक ही प्रकार के हैं, इसलिए वो NMR स्पेक्ट्रम में एक सिंगलेट देंगे। लेकिन 26% जेनॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आई का वैल्यू है हाफ और जेनॉन की संख्या है 1 और एन का मान है 1, आई का मान है हाफ और जो फॉर्मूला है हमारा 2Ni+1, इसमें अगर हम इसको बिठाते हैं दोनों वैल्यूज़ को तो हमें मिलेगा 2। यानी जेनॉन के साथ फ्लोरीन का जो इंटरेक्शन है, कपलिंग है, उससे एक डबलेट प्राप्त होगा। एक डबलेट प्राप्त होगा और एक फ्लोरीन जो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, फ्लोरीन का न्यूक्लियस NMR में जेनॉन के साथ, वो देगा एक बड़ा सिग्नल 74 पे और जो इंटरैक्ट कपलिंग कर रहे हैं न्यूक्लियस के साथ आपस में वो देंगे एक डबलेट। तो ये डबलेट की जो इंटेंसिटी होगी 26 का हाफ 13 एंड 13, तो इस प्रकार से एक ट्रिपलेट हमें प्राप्त होगा। ट्रिपलेट तो नहीं कह सकते, ये एक सिंगलेट है और उसके ये 2 सैटेलाइट्स हैं। तो कुल मिला के 3 जो सिग्नल्स हैं सैटेलाइट को शामिल करते हुए 19F NMR में प्राप्त होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो है अगेन 2 मार्क्स के लिए और इसमें पूछा गया है मिथाइल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड आर होमोटॉपिक, डायस्टेरियोटॉपिक, एनांशियोटॉपिक या कॉन्स्टिट्यूशनली हेटेरोटॉपिक। होमोटॉपिक का मतलब है दोनों एक ही प्रकार के हों और जो मिथाइल ग्रुप हों और एक ही NMR सिग्नल प्रदान करते हो। डायस्टेरियो आइसोटॉपिक या डायस्टेरियोटॉपिक यानी ऐसे जो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर तो हों परंतु एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप ना हो। एनांशियोटॉपिक यानी एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हों और कॉन्स्टिट्यूशनली हेटेरोटॉपिक यानी वो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हों संरचना के कारण। तो आइए देखते हैं दोनों मिथाइल ग्रुप्स को हम। उससे पहले इस पूरे मॉलिक्यूल को इधर यहाँ हमने लिख लिया है। ये जो लाल लाइन है इसके सहारे हमने एक लाइन या हम एक एक्सिस रखें और इसके एक्सिस के चारों ओर अगर 180 डिग्री हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो देखेंगे ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के स्थान पे आ जाएगा 180 डिग्री रोटेट। 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये जो प्लेन से निकलकर उभर कर मिथाइल ग्रुप है 180 रोटेशन के बाद प्लेन से नीचे 180 रोटेशन के बाद पहुंच जाएगा। ये अगर 180 रोटेट करें जो तल से नीचे है वो 180 के रोटेशन के बाद यहाँ पहुंच जाएगा। यानी ये जो मिथाइल ग्रुप हैं
और ये मिथाइल ग्रुप सिर्फ रोटेशन के द्वारा ही हम इनको एक दूसरे पे के पोजीशन पे पा सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये मिथाइल और ये मिथाइल एक समान है। बाकी पूरा मॉलिक्यूल भी अगर आप रोटेट करें या आप इसका मिरर या दर्पण बीच में रख के इसका देखें तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से का प्रतिबिंब रूप है। कुल मिला के कहने का ये है कि ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं वो होमोटॉपिक हैं, एक समान हैं और NMR में एक ही स्थान पर संकेत प्रदान करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए और इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स प्रेजेंट इन द प्रोटोन डिकपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रम, यानी प्रोटोन अगर इंटरैक्ट नहीं करे, प्रोटोन के साथ अगर कपलिंग नहीं हो, प्रोटोन के साथ कपलिंग होगी तो मल्टीप्लेट आ जाएंगे और प्रोटोन के साथ अगर कपलिंग नहीं हो तो हर कार्बन एक एक सिंगलेट प्रदान करेगा। कुल मिला के हमें मालूम है कि जितने अलग अलग प्रकार के कार्बन होंगे उतने ही नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे, संकेतों की संख्या उतनी ही होगी। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो ये 50% जो मॉलिक्यूल ऊपर और नीचे है ये एक दूसरे के बराबर है। हम देख सकते हैं कि जो लाल रंग A से मार्क किया हुआ है, ये सारे जो कार्बन हैं जिससे कि ब्रोमो ग्रुप सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, वो सारे ये कार्बन एक जैसे हैं, होमोटॉपिक हैं। कैसे? ये एक तो ये इस कार्बन से के पैरा में ब्रोमो, इस कार्बन के पैरा में ब्रोमो, ये तो है ये ब्रोमो ब्रोमो, और इसके एक साइड में ऑर्थो पे CH2 ब्रिज और दूसरी साइड पे मेटा पे CH2 ब्रिज। यही बात इसके लिए भी लागू होती है, एक साइड ऑर्थो पे CH2 ब्रिज और दूसरी साइड मेटा पे CH2 ब्रिज, और वही बात इस कार्बन के लिए भी लागू होती है। यहाँ के एक साइड में ऑर्थो पे CH2 ब्रिज और यहाँ पर इधर देखें तो इसके दूसरी साइड में हम देखें तो ये मेटा पे CH2 ब्रिज। इस वाले कार्बन के लिए देखें एक साइड में ऑर्थो पे CH2 ब्रिज और दूसरी साइड मेटा पे CH2 ब्रिज। इसी प्रकार से अगर हम कार्बन नंबर B को देखते हैं जिसको हमने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, तो ये चारों जो कार्बन है वो एक समान हैं। आप ये देख सकते हैं इन चारों के एकदम साथ वाले कार्बन पे CH2 ब्रिज है, ये देखिए CH2 ब्रिज है, इसके भी CH2 ब्रिज है, इसके भी CH2 ब्रिज है, और इसके साथ ही इसके दूसरे ऑर्थो पोजीशन पे के कार्बन पर ब्रोमो लगा हुआ है। तो इधर इसके ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है और इसके भी ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर ब्रोमो लगा हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से पूरे मॉलिक्यूल को देखें तो एक ही रंग से हमने जहाँ जो अल्फ़ाबेट्स लगाए हैं वो सारे एक समान हैं। अगर हम उनका आपस में रिलेशन ढूंढें स्टीरियोकेमिकली या त्रिविम रूप से, अगर उसका हम उसके निकटवर्ती कौन से हैं, किन समूह से वो जुड़े हुए हैं, तो हम देखेंगे सारे के सारे जो एक रंग के बने हुए हैं वो एक जैसे हैं, होमोटॉपिक हैं। तो कुल मिला के इसमें 4 ABCD प्रकार के इसमें कार्बन हैं, तो 4 प्रकार के सिग्नल इसके द्वारा दिए जाएंगे। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ दिया हुआ है कि एक मिक्सचर है बेंजीन और एसीटोनाइट्राइल का, और बेंजीन C6H6, एसीटोनाइट्राइल CH3CN। बेंजीन में 6 हाइड्रोजन हैं और 6 के 6 एक प्रकार के हैं, इक्विवेलेंट हैं, होमोटॉपिक हैं। उसी तरह से CH3 जो है उसमें 3 हाइड्रोजन हैं और तीनों के तीनों एक समान हैं। इसी वजह से बेंजीन भी एक सिंगलेट प्रदान करेगा, उसमें कोई कपलिंग अलग से नहीं होगी, और इसी तरह से जो एसीटोनाइट्राइल है वह भी एक सिंगलेट प्रदान करेगा। अब हम ऐसी स्थिति में है, हमें ये पूछा गया है कि ये जो 2 सिंगलेट हैं अगर दोनों की जो ऊंचाई है वो एक समान हो तो, यानी इनकी पीक हाइट अगर एक जैसी हो तो क्या होगा। तो हमें ये मालूम है कि जो पीक हाइट होती है, यानी जो लंबाई होती है, हाइट होती है किसी भी NMR सिग्नल के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर 1H NMR है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी NH के, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है उतने की उसके बराबर होगी। यानी अगर 6 हाइड्रोजन है तो हाइट अगर ऐसी है तो 3 हाइड्रोजन है तो हाइट उसकी जस्ट आधी होगी। तो उसका इन्होंने ये पूछा हुआ है कि 2 सिंगलेट्स ऑफ इक्वल इंटीग्रेशन, यानी ये दोनों सिंगलेट जो है वो बराबर बराबर हाइट के होने चाहिए। तो ये बराबर बराबर हाइट के, ये है 3 हाइड्रोजन के द्वारा दिया गया, ये है 6 हाइड्रोजन के द्वारा दिया गया। तो उसका मतलब 3 और हाइड्रोजन चाहिए एसीटोनाइट्राइल के। वो कहाँ से आएंगे? वो तभी आएंगे जब अगर हमने 1 मोल बेंजीन का लिया हुआ है तो 6 हाइड्रोजन की हाइट आएगी, और 2 मोल अगर एसीटोनाइट्राइल का लिया हुआ है तो 1 मोल का
3 हाइड्रोजन, 2 मोल के 6 हाइड्रोजन। कुल मिला के बेंजीन और एसिटोनाइट्राइल का जो मोलर रेशियो होगा, बेंजीन और एसिटोनाइट्राइल का जो मोलर रेशियो होगा वो 1:2, यानी 2 गुना एसिटोनाइट्राइल और 1 गुना बेंजीन। अगर ये रेशियो है तब जाकर 1 NMR में दोनों सिंगलेट जो होंगे, एकक जो होंगे, वो बराबर हाइट के होंगे। तो देखिए कितना इजी एग्जाम्पल था ये वाला। इसी तरह का जो एक और क्वेश्चन आया था दूसरे साल में, इसी साल में नहीं आया था जिस साल का वो वाला क्वेश्चन पेपर है, तो दूसरे साल में एक और क्वेश्चन आया था, देखिए मिलता जुलता। तो यहाँ इसको आप आसानी से कर सकेंगे। 2 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एसीटोन और डाइक्लोरो बेंजीन, या यहाँ पर लिखा हुआ डाइक्लोरोमीथेन और एसीटोन। तो ये 2 डाइक्लोरोमीथेन और एसीटोन के अगर 1:1 अगर सिंगलेट बनते हैं, 1:1 सिंगलेट अगर बनते हैं और दोनों के दोनों एकक देंगे। एकक क्यों देंगे? आप ये देखिए एसीटोन में CH3CO CH3, तो ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं ये होमोटॉपिक हैं, एक समान है। और इसमें जो CH2 Cl2 ये डाइक्लोरोमीथेन है, उसमें भी दोनों जो हाइड्रोजन्स हैं वो एक समान है। तो ये एक समान जो प्रोटॉन होते हैं वो एक ही पीक देते हैं, तो दोनों ही एक एक पीक देंगे और वो एक सिंगलेट देंगे, क्योंकि सारे जो प्रोटॉन्स हैं वो एक समान है। अब इसमें आप देखिए कि पहला जो सिंगलेट है वो 6 प्रोटॉन के द्वारा दिया गया है, तो दूसरा जो संकेत है, NMR पीक है, वो 2 प्रोटॉन के द्वारा दिया गया है। तो 2 प्रोटॉन और 6 प्रोटॉन में क्या रिश्ता है, क्या रेशियो है? 1:3 का। तो ये दूसरा जो है उसका सिर्फ 1/3 होगा, जो कि डाइक्लोरोमीथेन का पीक होगा। ये दोनों बराबर कब होंगे? बराबर तब होंगे ये 2 और फिर 2 और फिर 2, यानी कुल मिला के 6 हाइड्रोजन जो एसीटोन का है उसके बराबर मैच होने के लिए ये जो डाइक्लोरोमीथेन के 3 मॉलिक्यूल्स हमको चाहिए, या 3 मोल्स चाहिए, तब जाके 6 इसका और 6 इस वाले पीक के होंगे। दोनों जो पीक हैं 6-6 के होने चाहिए। दैट मीन्स जो रेशियो उन्होंने पूछा है एसीटोन तथा डाइक्लोरोमीथेन का मोलर अनुपात, और वो मोलर अनुपात होगा 1:3। एसीटोन 1 गुना और तो जो डाइक्लोरोमीथेन है वो 6 गुना। तो बहुत इजी एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है वो क्वेश्चन नंबर 46 है किसी साल का, और क्योंकि ये 70 के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं, उससे पहले वाले क्वेश्चन जो हैं 2 मार्क्स के हैं ये। तो इसमें दिया हुआ है कि एक कंपाउंड है जिसके IR फ्रीक्वेंसी है 3314 और 2126 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो कि IR स्पेक्ट्रम में ये दोनों पीक्स, दोनों सिग्नल्स प्रदान करता है? देखिए जैसे ही 3314 आया है तो उसका मतलब है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन हाइड्रोजन ये वाला ये स्थिति होती है, इस कार्बन हाइड्रोजन की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 3300 के आसपास होती है, और जिसके कारण ये 3314 का संकेत इस वाले कंपाउंड के लिए दे रहा है। आप ये कह सकते हैं कि C+N भी तो है, लेकिन C+N का जो फ्रीक्वेंसी है वो उसका रेंज ये है, देखिए 2200 से 2000। उसी तरह से यहाँ जो C है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इसके C जो इस वाले मॉलिक्यूल का है उसका भी उसके आसपास ही ये 2260 और 2150 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास इसका भी पीक आता है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और साथ ही जो SH थायोल का जो फ्रीक्वेंसी है वो देखिए काफ़ी कम है, तो थायोल तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, C+N नहीं हो सकता। इन दोनों में अगर हमको डाउट रहता है तो ये जो CH बॉन्ड का जो स्ट्रेचिंग है जो 3314 में है वो इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर CH तो C का के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है, तो स्ट्रक्चर हमारा यही होगा। तो ये क्वेश्चन है जिसमें C और C का H इनकी फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आए हैं। मैं इसी वीडियो में आपको एक दूसरा क्वेश्चन ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर आपको बताऊंगी। साथ ही जो C डबल बॉन्ड हो यानी कार्बोनाइल समूह है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, जो अक्सर पूछा जाता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। IR स्पेक्ट्रम में जो यौगिक 3300 तथा 2150 सेंटीमीटर पर
तीक्ष्ण बैंड दर्शाता है वो कौन सा है। वो ये हमको पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी जैसे आपने 3310 देखा है तो ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन होगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। इसी रेंज में जो है NH स्ट्रेचिंग भी आती है। तो देखिए यहाँ पर ब्यूटाइल एमीन दिया हुआ है। ब्यूटाइल एमीन में नेचुरली NH स्ट्रेचिंग आएगी, और NH स्ट्रेचिंग जो होगी वो 3300 से लेके 3000 के रेंज में आती है, जो कि 1 ब्यूटाइन के CH रेंज के आसपास है। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बात ये है कि प्राइमरी अमीन, क्योंकि ये ब्यूटाइल अमीन दिया हुआ है, इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन एक आती है जो 1650 से लेके 1580 में आएगी, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो जो इसमें ध्यान देने वाली बात है, जब C ट्रिपल बॉन्ड CH है तो इसमें ये जो दोनों रेंज हैं वो ध्यान देने वाली बात है। अगर ये नहीं है तो उसका मतलब ये अमीन भी नहीं है। नाइट्राइल में सवाल ही नहीं उठता। नाइट्राइल की फ्रीक्वेंसी की रेंज ये वाली नहीं है, हमने इससे पहले वाले स्लाइड में भी देखा था। तो कुल मिला के जो इसमें आंसर है दैट इज़ 1 ब्यूटाइन, जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये 52 क्वेश्चन था, 52 नंबर का क्वेश्चन था, तो जाहिर है 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। और इसमें पूछा गया है कि 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड रिकॉर्डेड ऑन 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो 500 मेगाहर्ट्ज पर ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है इस NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, और एक क्वार्टेट चतुष्क ये दिखाता है। उसकी पोजीशन है 1759 से लेके 1741 तक। ये 4 पोजीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ दिखाए हुए हैं इतने हर्ट्ज पे। और इन्होंने पूछा है कि केमिकल शिफ्ट क्या है और कपलिंग कांस्टेंट J का मान क्या है। हमें मालूम है कि जो J होता है, जैसे यह चतुष्क है, तो इसमें नेचुरली 4 सिग्नल्स होंगे। तो जो J का मान होता है वो किसी भी एक मल्टीप्लेट बहुक में जो पीक्स होते हैं उनके बीच की दूरी को कपलिंग कांस्टेंट J कहा जाता है। यानी उन पीक्स के बीच में दूरी जो निकटवर्ती हैं। ये एक मल्टीप्लेट है, मल्टीप्लेट में भी ये एक चतुष्क है, यानी क्वार्टेट है ये, और 4 सिग्नल्स हैं। निकटवर्ती सिग्नल ये दोनों हुए, फिर ये दोनों हुए, फिर ये दोनों हुए। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कपलिंग कांस्टेंट या J कहलाती है। तो हम जो निकटवर्ती वैल्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं। देखिए 1759 और 1753, या फिर 1753 1747, या फिर 1747 1741 जो यहाँ पर है। इनको हमने जैसे ही माइनस किया तो देखा हर बार 6 हर्ट्ज़ की वैल्यू आ रही है, यानी कपलिंग कांस्टेंट का मान है जो 6 है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें जो 12 हर्ट्ज़ और 12 हर्ट्ज़ वाले वो कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास रह गए 2 वैल्यूज़, नंबर 1 और नंबर 3 ऑप्शन पर। यहाँ हमारा जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 500 ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। हमें डेल की वैल्यू निकालनी है। डेल की वैल्यू निकालने के लिए हम जो ये सारे हर्ट्ज़ हैं उसके जो बीच का पॉइंट है उसको हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। या तो आप सबको जोड़कर फिर उसको 4 से भाग दे लें, या फिर कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए देखिए ये 2 वैल्यूज़ एक तरफ रखते हैं और ये दोनों वैल्यूज़ दूसरी तरफ रखते हैं। इन दोनों के बीच का वैल्यू क्या होगा? 53 और 47 का बीच का वैल्यू है 1750। तो चारों को ऐड करके 4 से भाग देने के बजाय इस तरह से निकाल लेना कि ये 2 वैल्यूज़ अलग, ये 2 वैल्यूज़ अलग, इनके बीच का वैल्यू 1750, वो ज़्यादा आसान रहेगा। और उस 1750 को हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से जब डिवाइड करते हैं तो हमें डेल का मान मिलता है। तो डेल का मान आया है 3.5, जो कि बड़ी आसानी से हम इसको कैंसिल आउट करके और कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द आंसर इज़ द फर्स्ट ऑप्शन 3.5 ppm एंड 6 हर्ट्ज़। तो देखिए कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं 60 क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो जाहिर सी बात है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और आप देखिए कि इन्होंने पूछा है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें सिर्फ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें मालूम है कि जब बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में किसी नाभिक को रखा जाता है, यानी बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में जब नहीं रखा जाता है तो उसके ऊर्जा स्तर होते हैं डीजेनरेट या एकल। और जब ही हम बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में उस नाभिक को रखते हैं तो जो नाभिक के ऊर्जा स्तर हैं वो विपाटित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हाइड्रोजन है उसके अल्फा और
और बीटा में भी विभाजित हो जाते हैं। हमें ये भी मालूम है कि इन दोनों जो अल्फ़ा और बीटा NMR 1H NMR के केस में अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो इन दोनों के बीच में नाभिकीय ऊर्जा स्तरों के बीच में बहुत कम अंतर होता है। इसीलिए ये जो इनके जो न्यूक्लियस के कुछ जो है न्यूक्लियस वो अल्फा स्टेट में होंगे और कुछ न्यूक्लियस जो है वो बीटा स्टेट उच्च ऊर्जा में भी ये रहते हैं। तो इसका इन दोनों के ऊर्जा स्तरों के जो पॉपुलेशन है यानी इनमें जो संख्या है नाभिकों की उनमें अंतर होता है। लोअर एनर्जी स्टेट में संख्या नाभिकों की अधिक होती है और उच्च ऊर्जा स्तर में नाभिक की जो संख्या होती है उसमें वो कम होती है। पॉपुलेशन डिफरेंस होता है, इसी वजह से लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में न्यूक्लियस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन प्रदर्शित करता है और स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करता है। तो जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर जो कि दिया हुआ है कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूज्ड टू क्रिएट पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन स्पिन स्टेट्स, ये करेक्ट आंसर है इसका। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था, आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और इसको देखकर घबराइएगा नहीं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में तो आपको कूल रखकर अपना दिमाग ठंडा रख के उस क्वेश्चन को करना होता है। अक्सर क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी इजी और लॉजिकल होते हैं। देखिए इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि एक दिया हुआ है कि पहले एक रिएक्शन हुआ Pi3 और PSCl3 के बीच में और जिंक की उपस्थिति में, और जिससे P3I5 प्राप्त हुआ एक उत्पाद के रूप में, और फिर उसका जो 31P NMR उसका लिया गया और उसका तो हमें दिखा कि एक डबलेट है और ट्रिपलेट है। अगर ये बात है तो P3I5 की संरचना क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो ऊपर जो रिएक्शन वगैरह दिया हुआ है उसको तो आप नेगलेक्ट कीजिए, उसको उस पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे ये सवाल पूछा है कि NMR 31P NMR स्पेक्ट्रम में एक डबलेट है और ट्रिपलेट है, सिंपल। और इनका जो इससे रिलेटेड कौन सी ये संरचना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है इनके बीच में जो इसमें सिर्फ दो प्रकार के फॉस्फोरस हैं। देखिए NMR स्पेक्ट्रम में चाहे 1H NMR स्पेक्ट्रम है तो जितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं उतने संख्या, जितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं उतने उसके सिग्नल्स होंगे। उसी प्रकार से जो जितने प्रकार के फॉस्फोरस होंगे उतने संख्या में ही सिग्नल्स होंगे 31P NMR में भी। तो हम अलग अलग प्रकार के फॉस्फोरस की संख्या को ढूंढते हैं। जो पहला ऑप्शन है इसमें आप देखिए एक P डबल बॉन्ड P है या P सिंगल बॉन्ड P है, तो उसका मतलब ये डबल बॉन्ड P एक ही फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है। ये डबल बॉन्ड P एक सिंगल बॉन्ड से और एक डबल बॉन्ड वाले फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं। कुल मिला के ये तीनों अलग अलग हैं। तो 3 NMR संकेत प्राप्त होने चाहिए, जबकि हमारे पास है एक डबलेट और एक ट्रिपलेट, सिर्फ 2। तो इसको हमने कैंसिल आउट किया। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें देखिए एक पी है जिसमें 3 आयोडो है, एक में एक आयोडो है और एक में एक आयोडो है। लेकिन ये जो जिसमें एक आयोडो है वो एक तरफ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड से, जबकि ये जो फॉस्फोरस है वो दोनों तरफ से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है दूसरे फॉस्फोरस के साथ। कुल मिला के इसमें ये 3 अलग अलग फॉस्फोरस हैं, तो ये भी 3 NMR संकेत देगा। 31P NMR में ये भी 3 NMR संकेत देगा। तो इन दोनों को हमने किया कैंसिल। हम आते हैं तीसरे वाले ऑप्शन में। यहाँ देखिए ये जो है फॉस्फोरस 2 आयोडीन से, ये फॉस्फोरस 2 आयोडीन से और एक फॉस्फोरस के साथ सिंगल बॉन्डेड है। उसका मतलब ये दोनों जो हैं वो फॉस्फोरस ये सेम हैं, तो ये दोनों मिलकर एक सिग्नल देंगे। और ये जो फॉस्फोरस बीच में है वो एक आयोडीन से जुड़ा हुआ है और वह 2 फॉस्फोरस से सिंगल बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अलग प्रकार का फॉस्फोरस है। इसमें कुल फॉस्फोरस की संख्या है 2, तो 2 NMR सिग्नल ये प्रदान करेगा। और यहाँ देख लेते हैं कि ये डबल बॉन्डेड फॉस्फोरस है, ये सिंगल बॉन्डेड है। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि ये फॉस्फोरस जो एक तरफ सिंगल बॉन्ड से है, एक तरफ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, जबकि ये वाला फॉस्फोरस केवल डबल बॉन्ड से फॉस्फोरस के साथ बॉन्डेड है। इसके ऊपर कोई आयोडीन नहीं है, इसके ऊपर एक आयोडीन है। कुल मिला के तीनों फॉस्फोरस जो अलग अलग हैं, तो ये भी 3 NMR संकेत प्रदान करेगा। अब हमें
आप देखिए ना तो हमें डेल वैल्यू की आवश्यकता पड़ी इसको सॉल्व करने के लिए, ना तो हमें डबलेट और ट्रिपलेट की आवश्यकता पड़ी। वो अलग बात है कि जैसे ये जो फॉस्फोरस है क्योंकि 2 से बंधित है तो इसमें n का मान है, निकटवर्ती जो प्रोटॉन्स हैं उनका मान जो है वो 2, सॉरी निकटवर्ती जो फॉस्फोरस उनके मान है 2, तो ये ट्रिपलेट देगा और ये दोनों जो है वो डबलेट देंगे। वो अलग बात है, लेकिन उसकी जो ये डेटा दी हुई है वो उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी और उसके बगैर ही, और हमें कुछ याद भी नहीं करना पड़ा डेटा, उसके बगैर ही हम इसको आराम से सॉल्व कर पाए। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, ये है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, क्योंकि जो 70 से ऊपर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं, आपको मालूम है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, वो बीटाडीन के 1,3-बीटाडीन के साथ जो बना है, ये रिएक्शन है ट्रीटमेंट ऑफ FeCO5 विद 1,3-बीटाडीन, इनके दोनों का रिएक्शन किया तो एक कंपाउंड बनता है बी के 2 NMR सिग्नल हैं 1H NMR पे। बी को हमने HCl से रिएक्शन करवाया तो हमें मिला C, जिसके 4 सिग्नल हैं 1H NMR पे। तो कंपाउंड C क्या हुआ, आपको बस कंपाउंड C के कौन सा है वो इन चारों में से ढूंढना है। आपको बी के 2 सिग्नल कौन से हैं और क्या, ये सारा कुछ अपने को कोई इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट अस सी कि 4 सिग्नल इन्होंने बोला है, तो इनमें से कौन सा जो है 4 सिग्नल वाला होगा। देखिए ये ब्यूटाडाइन इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, तो ये कार्बन इस कार्बन के और ये वाला कार्बन इस कार्बन के बराबर है, तो ये सिर्फ 2 NMR संकेत देगा। नेक्स्ट वाला आप देखिए कि ये भी ये कार्बन इसके, ये कार्बन इसके और एक ये हाइड्रोजन है, तो कुल मिला के 3 प्रकार के हाइड्रोजन है, तो 3 NMR सिग्नल देगा, क्योंकि 1H NMR पूछा हुआ है। और आप इसको देखें, इसमें आप देखें कि ये CH3 है, यहाँ इनमें से कोई भी CH3 नहीं है, तो ये अलग एक प्रकार का है। ये जो C है ये कभी CH2 है कभी CH है, लेकिन एक तरफ ये CH3 से बॉन्डेड है, जबकि इन दोनों में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये एक प्रकार का ये, दूसरे प्रकार का ये, और तीसरा जो है ये CH एक किनारे पे जो डबल बॉन्डेड है, तो ये तीसरे प्रकार का। और ये जो CH है वो भी रेजोनेंस में कभी डबल बॉन्ड इधर होता है या कभी डबल बॉन्ड इधर होता है, तो ये भी इस CH2 या इस CH2 के बराबर नहीं है, क्योंकि इस CH2 के एक साइड में CH3 है, जबकि इसके किसी इस ये इस CH2 के एक साइड में डबल बॉन्ड है, जबकि इसके साथ सॉरी सिंगल CH3 है, जबकि ऐसी कोई स्थिति इस वाले कार्बन के साथ नहीं है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि जो चारों कार्बन हैं जो यहाँ पर साइड में दिखाए गए हैं, ये एक दूसरे से अलग हैं और इनसे जुड़े हुए भी हाइड्रोजन्स एक दूसरे से अलग हैं, और इसीलिए ये 4 संकेत कुल मिला के देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों अलग अलग कार्बन हैं। अब पांचवें जो ये जो 4th एग्जाम्पल है, इसमें हम गिन लेते हैं कि कितने हैं, ताकि आइंदा कोई क्वेश्चन है तो उसको समझने में आसानी होगी। देखिए 4 तो इसके अलग अलग हैं, क्योंकि इनके निकटवर्ती कार्बन अलग अलग प्रकृति के हैं, तो उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन भी अलग अलग प्रकार के हैं इसके अंदर। वो सेम टू सेम यहाँ पर है, यहाँ ये 4 इसके सिग्नल आएंगे, लेकिन इसके साथ ही एक हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पर जुड़ा हुआ है उसका अलग से आएगा, तो टोटल जो इसमें है कुल मिला के 5 NMR सिग्नल ये 4th नंबर वाला कंपाउंड देगा। क्योंकि हमें पूछा गया है 4 NMR सिग्नल, तो हमारा आंसर है नंबर 2। सो इट वॉज वेरी ईजी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक बड़ा सा हमको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और ये पूछा गया है कि EPR में इसमें हाइपरफाइन लाइंस कितने होंगे, द नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस, जो टोटल मिला के जो लाइंस है इसमें कितनी लाइंस जो है हम उम्मीद करेंगे इसमें से। तो देखिए एक और चीज़ दे रखी है कि 63 Cu, दिस इज 63 Cu कॉपर, उसका आई का मान है 3/2। यहाँ एक और चीज़ दी हुई है कि ड्यूटेरेशन किया हुआ है। हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि जो हाइड्रोजन है यानी प्रोटॉन है, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन जो है वह NMR एक्टिव होता है, तो वो उसका ड्यूटेरिएशन इन्होंने किया हुआ है, इसका ये D से रिप्लेस किया है, तो ये कहीं पर भी जो है वो एक्टिव नहीं होगा, कपलिंग में भाग नहीं लेगा। आप देख सकते हैं कि 3/2 इसका आई का मान है, और 99% जो नाइट्रोजन होता है उसके आई का मान होता है 1, और बहुत थोड़ा प्रतिशत, लगभग 1% नाइट्रोजन के
आई, दैट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर, जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसका मान होता है हाफ। तो यहाँ पर हम जो आई का मान है स्पिन क्वांटम नंबर नाइट्रोजन के लिए, उसका वैल्यू लेंगे 1। कॉपर के लिए दिया हुआ है 3/2 हमको दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ लाइंस में ये वाला फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉपर की संख्या है, ये जो n है वो कॉपर की संख्या है, तो कॉपर की संख्या है 1, वो हमने यहाँ यूज़ किया। सी यू के जो आई का मान है 3/2 वो हमने यूज़ किया, और +1 ये रहा +1। तो इस तरह से हम करेंगे तो ये इसका वैल्यू आएगा 4। यहाँ पर आप देखें कि नाइट्रोजन के लिए आई का मान है 1, नाइट्रोजन की संख्या है 2। ये देयर आर 2 नाइट्रोजन्स, संख्या है 2 और 2, तो ये जो फॉर्मूले में ही 2 था। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर 5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। सो द करेक्ट आंसर इज़ 20। सो देखिए इस फॉर्मूले की सहायता से, इसको याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस फॉर्मूले की सहायता से हम जो है संख्या सिग्नल्स की आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर का है, 96 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। तो उसके मार्क्स हैं 4। हमको मालूम है कि 70 से ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें हमको यहाँ पर 3 संरूपण दिए हुए हैं, कॉन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं, और ये कॉन्फॉर्मेशंस स्टैटिक हैं, यानी ये घूर्णन के द्वारा एक से दूसरे में परिवर्तित नहीं किए जा सकते, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो अपनी जगह पे स्थिर, अपने रूप में, अपनी संरचना में स्थिर है, फिक्स्ड है। अब इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ लाइंस इन 19F NMR स्पेक्ट्रम। तो 19F NMR स्पेक्ट्रम में ये देखिए ये फॉर्मूला है। अगर इस कार्बन और कार्बन के बीच में अगर घूर्णन होता तो सारे जो है एक मिक्सचर अलग से हमको मिलता। तो इन्होंने इसको स्टैटिक किया है लो टेम्परेचर पे। तो आप देखिए कि संख्या पूछी है। पहले वाले को अगर हम ध्यान से देखें कि पहले वाला जो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन है, दोनों एक समान है। क्यों? क्योंकि ये क्लोरो के साथ एक साइड में इंटरैक्ट के नेबरिंग में है, करीब है, और इधर ब्रोमो के करीब है। दूसरे वाले कार्बन पर, खुद जिस कार्बन पे है उससे वो ब्रोमो से बॉन्डेड है। सेम टू सेम ये जो फ्लोरो है वो उसी कार्बन से बॉन्डेड है जहाँ पर ब्रोमो है, और एक तरफ क्लोरो है, एक तरफ ब्रोमो है। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2Ni+1। यहाँ पर n की संख्या, यानी जो फ्लोरीन है जो नेबरिंग एक ही टाइप का है, तो एक 1 यूज़ करेंगे एक टाइप के लिए, और जो i का मान है वो हाफ है, तो n का मान है, n का मान है एक ही प्रकार के प्रोटॉन है। i का मान है 1/2 i है। तो इसको फॉर्मूले में रखते हैं तो हमें मिलेंगे 2n+1 वाले फॉर्मूले में, इस पूरे फॉर्मूले में हम रखते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 2। तो दिस विल गिव 2 सिग्नल्स। और उसके बाद आप इन दोनों को देखें तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं। अगर बीच में से हम मिरर डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं। देखिए Cl, F, ये Cl, ये दूर का दूर Br, और ये यहाँ पर F। तो बीच में अगर मिरर डालते हैं तो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप है, जो कि यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। तो ये दोनों जो हैं एक ही प्रकार के सिग्नल देंगे। तो हम इसका निकालते हैं, कितना है, दोनों में से एक का निकालेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फ्लोरो है वो एक साइड में Br इसके निकट है, और इधर दूसरे कार्बन पे Cl है। यहाँ पर Br है, और इधर इसके F के इधर Cl है, और ये जो इधर Cl है और इधर भी Cl है, और इसके इधर Br है और इसके इधर Cl है। उसका मतलब जो ये फ्लोरो है और ये फ्लोरो है एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि इसके दोनों साइड में क्लोरो है, इसके एक साइड में ब्रोमो है और एक साइड में क्लोरो है। सो जो n का मान होगा वो 2, मतलब फ्लोरीन का मान जो होगा, मतलब दो अलग अलग जो फ्लोरीन न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाएंगे। हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम पाएंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, देखिए ये 3 आ रही है, क्योंकि n का मान है 2 यहाँ रखा हुआ है हमने, i का मान है हाफ। तो इस तरह से एक इसने दिया है 2, इसने दिया है 3, दोनों को जोड़ें
तो आएगा 5। सो दिस इज़ द आंसर। बहुत इजी था ये 4 मार्क्स के तुलना में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है। अगर 100 क्वेश्चन है तो उसका मार्क्स होगा 4। हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने पूछा क्या है। इन्होंने एक दिया हुआ कि 1H NMR डेटा दिया हुआ है और उन्होंने हमारे पास ये 4 ऑप्शन हमको छोड़े हुए हैं। तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जो सबसे पहली बात आपको देखनी होती है इसके अंदर कि वेदर देर इज़ सम डबलेट ऑफ डबलेट। उसका अगर डबलेट ऑफ डबलेट होता है तो वो पैरा पोजीशन पे होता है, यानी कि इस तरह का अगर कंपाउंड हो या इस तरह का जो अगर कंपाउंड इसके बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पे 2 अगर समूह जुड़े हुए हों, सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हों, तो वो डबलेट ऑफ डबलेट प्रदान करेगा, यानी 1 2 और 1 2 इस तरह के 2 डबलेट वो प्रदान करेगा। तो उनके जो क्योंकि आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके जो कपलिंग कांस्टेंट, देखिए यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 8 हर्ट्ज़ और यहाँ पर भी कपलिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 8 हर्ट्ज़, क्योंकि जो एरोमेटिक जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 6 से ऊपर 8 की रेंज तक इनके सिग्नल्स आते हैं। तो यहाँ पर 8 भी दिया हुआ तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर जे की वैल्यू देखते हैं ये 12.3, यहाँ जे की वैल्यू देखते हैं 8, यहाँ जे की वैल्यू देखते हैं हम 8, तो उससे हमें बड़ा क्लियर हो जाता है कि ये 7.7 और ये जो 6.8 के दोनों सिग्नल्स हैं, ये देखिए ये डबलेट है और ये भी एक डबलेट है। तो 2 डबलेट एरोमेटिक रीजन में है, दोनों 8 की कपलिंग कांस्टेंट का मान सेम है, तो ये डबलेट ऑफ डबलेट कहलाएगा और ये पैरा सब्स्टिट्यूशन को प्रदर्शित करता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान रखिएगा। तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इतनी बात हमें पता पड़ गई, ये ऑर्थो कंपाउंड है, ये मेटा कंपाउंड है, ये दोनों सिरे से हमने खारिज कर दिए। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 नहीं होंगे। अब हम आते हैं बाकी डेटा की ओर। बाकी डेटा में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। तो इसमें जो हम 6 हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि ये दोनों तो ऑप्शन ख़त्म हो गए। 6 हाइड्रोजन ये एक जैसे मालूम हो रहे हैं, ये 6 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए तो ये आप पाएंगे कि जो 6 हाइड्रोजन हैं, तो ये जो इस वाले कंपाउंड में जिसको हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसे देखिए कि इसमें ये सी डबल बॉन्ड ओ के जो पास में होगा, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन रिच हो, इसमें इलेक्ट्रॉन इस वाले डबल बॉन्ड में भी है और साथ में इसके पर लोन पेयर भी है। तो इसके साथ जो CH3 होगी का ग्रुप होगा, उसके जो हाइड्रोजन होंगे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होंगे जो इस ट्रांस वाले मिथाइल ग्रुप के होंगे। तो यानी इसके और इसके मैग्नेटिक फील्ड्स जो इसके आसपास के होते हैं वो अलग होंगे। तो यानी ये जो CH3 और ये CH3 हैं वो एक ही स्थान पर सिग्नल NMR सिग्नल संकेत प्रदान नहीं करेंगे, जबकि यहाँ पर 6 के 6 जो प्रोटॉन्स हैं एक ही जगह पे NMR संकेत प्रदान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो आंसर होगा ये और ये नहीं, क्योंकि ये इसके 3 अलग देंगे और इसके 3 हाइड्रोजन अलग अलग संकेत प्रदान करेंगे। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 है। तो जाहिर सी बात है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और ये कितना आसान है आइए देखते हैं। देखिए इन्होंने एक दिया हुआ है IR पे 1680। मैंने आपको इसी वीडियो में एक जगह बताया था कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1680 1685 ये जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है वो कीटो ग्रुप के लिए रेंज होती है। और इसके साथ आप देखिए एक और क्लू यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे ही आप 13C देखेंगे, 13C में 1 2 3 4 5 6 तरह के कार्बन हैं। तो इनमें अधिकतर में 6 तरह के कार्बन हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 1H NMR भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ दिया हुआ है M+2 और M में जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो M है वो 100% पीक यानी बड़ी पीक आएगी, और M+2 की जो 4.9
4% से ऊपर 5 के आसपास की M+2 जो आइसोटोप है उसकी वैल्यू आ रही है। तो मतलब एक आ रहा है 126 पे और एक आ रहा है 128 पे। तो 128 की जो हाइट है 100 के तुलना में वो 4.9 है। तो ये स्थिति तभी होती है जब सल्फर है। सल्फर में और ऑक्सीजन में भी आप कह सकते हैं कि भाई +2 है। तो लेकिन ऑक्सीजन का जो +2 आइसोमर होता है M+2, क्योंकि आप एक तरफ एक बार ये मान लें कि हमें मॉलिक्यूलर वेट को काउंट करने का, गणना करने की हमको टाइम नहीं मिला। अगर गणना करेंगे तो आप पाएंगे कि सल्फर वाले कंपाउंड के अकॉर्डिंग आता है। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है कैलकुलेट करने का मॉलिक्यूलर वेट, तो बहुत इजी है। देखिए, जो मास स्पेक्ट्रम है, ऑक्सीजन अगर M+2 है तो उसका जो ऑक्सीजन का जो M+2 है वो 0.02 या 0.4 या मतलब कुल मिला के 0.1 से नीचे की वैल्यू M+2 की होती है, तो वो गिनने में ही नहीं आएगी। जबकि यहाँ पर जो M+2 है वो 4.9 है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि यौगिक में सल्फर है। तो ये दोनों यौगिक हो सकते हैं, ये दोनों हो ही नहीं सकते क्योंकि इनमें सल्फर नहीं है। अब बी और डी में से कौन सा है? बी और डी में से कौन सा है में बहुत ईजी है इस चीज़ को पता करना। जो C+S है उसका जो IR में डेटा आएगा वो आएगा 1260 या 1200 के आसपास सेंटीमीटर इनवर्स इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी। जबकि हमको दी हुई है 1680, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि C+O है, C+S नहीं है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका आंसर है। और आपने देखा कि हमें ये जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं उनको छूने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि एबंडेंस क्या है, और ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। C+C नाइट्रोजन के, अल्कोहल के और कार्बोनाइल के, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो इससे पहले वाले हमने वीडियो बनाई थी आपके लिए, उसमें भी ये चीज़ें मेंशन हमने की थी। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।